हाय दोस्तों, स्वागत है आपको मणिभूषण प्रसाद टॉपर स्टडी पॉइंट में 10वीं क्लास का बायोलॉजी चैप्टर का प्रथम चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें क्या कहता है, जैव प्रक्रम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? जैव प्रक्रम। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है हम लोगों का, शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से क्या करती है, बचाती है और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहलाती है। देखिए, जैव प्रक्रम में क्या होता है, हमारे शरीर की रख रखाव होता है और शरीर की बचाव होता है। ठीक है, इसमें जैव प्रक्रम में सम्मिलित क्रियाएं आपकी कौन कौन सी हो सकती है। तो देखिए, पहले आपका हो जाता है पोषण। क्या हो जाता है जी? पोषण करना भी क्या शरीर के लिए अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या हो जाता है? दूसरा पॉइंट हम लोग का हो जाता है श्वसन, यानी शरीर को श्वसन करना भी क्या है, अनिवार्य यानी आवश्यक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है आपका, संवहन। संवहन यानी शरीर में जो कोई पदार्थ जा रहा है उसका स्थान जहाँ से तहाँ बदलना चाहिए। और उसके बाद क्या कहता है, चौथा पॉइंट क्या कहता है हमको, उत्सर्जन। उत्सर्जन उत्सर्जन कहने का मतलब होता है जो शरीर में बेकार पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, ये क्या है, जैव प्रक्रम में सम्मिलित रूप से चार क्या है, चार आपके जैव प्रक्रम की क्रियाएं हैं। ठीक है, अब कहता है कि पोषण। पोषण के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पोषण को हम लोग क्या बताएंगे, पोषण के बारे में हम लोग बताएंगे कि पोषण भोजन का शरीर द्वारा ग्रहण करना तथा वृद्धि, विकास, रख रखाव में उपयोग करना पोषण कहलाता है। ठीक, हम लोग भोजन ग्रहण किए, उसका उपयोग करेंगे, वृद्धि के लिए शरीर का विकास करेंगे। ठीक है, शरीर में और भविष्य के लिए कुछ एनर्जी बचा कर रखा जाएगा। ये सब क्या कहलाएगा, आपका पोषण के द्वारा संभव है। अब कहता है कि पोषण के प्रकार। तो पोषण के क्या कहेंगे, पोषण के 3 प्रकार पाए जाते हैं। एक का नाम हो जाएगा हम लोग क्या, स्वपोषी पोषण। क्या हो जाएगा, स्वपोषी पोषण। ठीक है, दूसरा हम लोग कहेंगे, दूसरा हम लोग का हो जाएगा विषम पोषी पोषण। क्या हो जाएगा जी, विषम पोषी पोषण हम लोगों का हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या कहता है, तीसरा कहता है प्राणी संभोज, अथवा हम लोग और एक नाम से इसको जानते हैं, कह सकते हैं पूर्ण जातक विपोषण। ठीक है, चलिए इसको बारी बारी से हम लोग पढ़ लेते हैं। हम लोग का है, कहता है पहला जो था पॉइंट 1 को पढ़ते हैं, स्वपोषी पोषण को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानकारी हम लोग क्या जानते हैं देख लेते हैं। कहता है कि वो पोषण जिसमें हरे पौधे कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं उससे क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण में क्या हम लोग क्या बता सकते हैं, तो क्या पढ़ें जानेंगे जी, पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनने की प्रक्रिया को प्रकाश का संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, यानी स्वपोषी पोषण में क्या आ जाएंगे जी, पेड़ पौधे इसमें आएंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, विषम पोषी पोषण के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। विषम पोषी क्या है जी, विषम पोषी पोषण के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या बताएंगे जी कि वह पोषण प्रक्रिया जिसमें जीव अन्य जीवों या पौधों पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, विषम पोषी पोषण कहेंगे। प्रायः सभी जंतु विषम पोषी होते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखिए, अब देखिए जी, विषम पोषण के प्रकार क्या क्या होते हैं हम इसको जान लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि मृत पोषी पोषण। क्या पढ़ेंगे जी, हम लोग पढ़ेंगे मृत पोषित पोषण, मृत पोषित पोषण, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है हम लोगों का,
कह रहा है इसमें कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए जीवों, गौले सौरे कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। क्या कहेंगे उन्हें जी? मृत पोषित पोषण हम लोग कहलाता है, यानी कहा जाएगा। वो उदाहरण में क्या हो जाएगा? फफूंद, जीवाणु व खमीर में पोषण हम लोग हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद कहता है कि परजीवी पोषण। क्या कहेंगे? परजीवी पोषण भी विषमपोषी के अंतर्गत ही आता है। तो क्या कहेंगे कि वह पोषण, क्या कहेंगे जी? वह पोषण प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवों के शरीर के अंदर या ऊपर रहकर प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी पोषण कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हम लोग हो जाएगा अमर बेल अपना पोषण हरे पौधे से प्राप्त करती है। ठीक है। इस प्रक्रिया में 2 प्रकार के जीवों की भागीदारी होती है। कहता है कि पोषी, जिन जीवों से परजीवी खाद्य अवशोषण करते हैं उन्हें पोषी कहते हैं। यानी जिन जीवों से परजीवी खाद्य अवशोषण करते हैं उन्हें पोषी कहते हैं। पोषी का मतलब समझ गए होंगे कि पोषी मतलब पोषने वाला। पोषी का मतलब यही दूसरे जीव को क्या अपने अंदर आश्रय देता है। और क्या कहता है? परजीवी के बारे में लोग जान लेते हैं। तो कहता है कि इस पोषण में जो जीव खाद्य प्राप्त करता है उसे परजीवी कहते हैं। यानी यह उससे क्या करता है? उससे पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। जैसे क्या हो जाएगा? मच्छरों में पाया जाने वाला प्लाज्मोडियम, मनुष्य के आंत में पाया जाने वाला क्या होगा? फीता कृमि, गोल कृमि तथा पौधे में अमरबेल। ये किसके उदाहरण है? परजीवी के आपके उदाहरण हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राणी संभोजन। क्या पढ़ेंगे जी? पढ़ेंगे हम लोग प्राणी, क्या? प्राणी संभोजन, संभोज या पूर्ण जात्विक पोषण। इसी को हम इस नाम से भी जानते हैं। यानी प्राणी संभोजन को, या इसको हम एक और नाम जानते हैं, पूर्ण जैविक पोषण भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो इसको क्लीन कर लेते हैं। अब देखिए इसको हम पढ़ते हैं। क्या कहता है कि यह पोषण की वह विधि है जिसमें जीव जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण करता है तथा बिना पचे भोजन का निष्कासन कर देता है। ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है? प्राणी संभोज के अंतर्गत आता है। ठीक है। देखिए अब कहता है कि प्राणी संभोज के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं इसके बारे में। कहता है शाकाहारी पोषण। शाकाहारी पोषण में क्या आ सकता है जी? इस पोषण में जीव अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? भेड़, बकरी, हिरण क्या करते हैं? ये पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो दूसरा पॉइंट में क्या पढ़ सकते हैं कि मांसाहारी पोषण में क्या हो जाएगा? इस पोषण में जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से मांस के रूप में क्या करता है? ग्रहण करता है। और देखिए इसके बाद, जैसे इसका उदाहरण क्या बोल सकते हैं? शेर बोल सकते हैं, चीता बोल सकते हैं, बाज भी इसके उदाहरण में हम लोग मांसाहारी में बोल सकते हैं। अब देखिए सर्वाहारी में क्या हम लोग आ जाएगा? जिस पोषण में, क्या बोलेंगे? जिस पोषण में जीव अपना भोजन पौधों या जंतु दोनों से ग्रहण करते हैं, वह क्या होगा? वह सर्वाहारी पोषण कहलाता है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा? सर्वाहारी में क्या आएगा जी? आपका मनुष्य आ सकता है, बिल्ली आ सकती है, इत्यादि और भी आ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ पाएंगे? हम लोग पढ़ पाएंगे जी इसमें कि जीवों में पोषण की आवश्यकता। जीवों में पोषण की आवश्यकता मतलब जीव में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो क्या कहेंगे जी? इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो कहेंगे कि जीवों में पोषण की आवश्यकता
निम्न कारणों से होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहता है, विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए हम लोग पोषण क्यों करते हैं? विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए हम लोग पोषण करते हैं, यानी हमको विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। और देखिए जी, दूसरा पॉइंट कहता है, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या कह सकते हैं कि शरीर के रख रखाव तथा कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत के लिए, यानी हमारा शरीर, हम लोग का जो शरीर है क्या हो गया, इसमें कोशिकाएं टूट फूट गई तो उसकी मरम्मत के लिए भी हम लोग पोषण की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है। और हम तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या जानने की कोशिश करेंगे, शरीर के विकास तथा वृद्धि के लिए, शरीर का जो विकास कैसे होगा, वृद्धि कैसे होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पोषण की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट हम कोशिश करेंगे, शरीर में अपने आप होने वाली प्रक्रियाओं को चलने के लिए, इन शरीर में ऐसी प्रक्रियाएं होती है जो अपने आप हो जाती है, इस पर हम लोग कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पोषण की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं रंध्र के बारे में। क्या जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं रंध्र के बारे में। तो देखिए जी, क्या कहता है कि पौधों की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो पौधों से गैसों के आदान प्रदान के लिए सहायक होते हैं। क्लियर है, इन छिद्रों को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। क्या कहेंगे जी, रंध्र। रंध्र रंध्र हम लोग का इस प्रकार से क्या होगा, लिखा आएगा। ठीक है, क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं रंध्र की कार्य प्रणाली। क्या पढ़ेंगे जी, हम लोग पढ़ेंगे रंध्र की कार्य प्रणाली। रंध्र की क्या पढ़ेंगे, कार्य प्रणाली। क्या पढ़ेंगे, रंध्र की कार्य प्रणाली। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे, रंध्रों का खुला या बंद होना रंध्र की द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है। ठीक है, रंध्र का खुला या बंद होना रंध्र की द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है। जब आसपास की कोशिकाओं में पानी की मात्रा अधिक होती है तब द्वारा कोशिकाएं परासरण दाब के कारण फूल जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। क्लियर है। अब देखिए रंध्र कब खुलते हैं तो आपको पता चल गया। अब हम लोग दूसरा पॉइंट के माध्यम से जान लेते हैं कि बंद कब हो जाएगा। कहता है जब पानी की मात्रा कम होती है तो परासरण दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है तथा द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, जिससे रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, इतना हम लोग पॉइंट जानने की कोशिश किए। थोड़ा नोट हम लोग नोट में थोड़ा जानने की कोशिश कर लेते हैं। क्या कहता है, पौधे के तने की छाल में पाए जाने वाले छिद्र को क्या कहेंगे जी, वात रंध्र कहेंगे। एक बार और देख लीजिए, सुन लीजिएगा। पौधे के तने की छाल में पाए जाने वाले छिद्रों को वात रंध्र कहते हैं। अब कहता है जी, पौधे वात रंध्र की सहायता से भी वातावरण से गैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके द्वारा भी क्या कर सकते हैं, वात रंध्र की सहायता से भी पौधे क्या कर सकते हैं, वातावरण से गैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग पर इसके नेक्स्ट क्या देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जी, क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा से वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को मिलाकर अपना भोजन तैयार करते हैं, क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें देखिए आप सूत्र इसका क्या बोल सकते हैं, 6CO2 प्लस 6H2O एरोमार, क्या आप लोग कह सकते हैं, एरोमार कर सकते हैं C6H12O6
प्लस 6 आपका O2 कर सकते हैं। क्लियर है। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये लिया गया। और क्या क्या रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा आपका, ग्लूकोज कह सकते हैं। और क्या प्लस क्या कर सकते, ऑक्सीजन हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए, अब क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब करेंगे, उनके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती है, तो उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या हो जाएगा, प्रकाश की आवश्यकता सर्वप्रथम होनी चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री सर्वप्रथम क्या होती है, तो सूर्य का प्रकाश होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, क्लोरोफिल हम लोगों का हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक होता है। और क्या होता है आपका, जल भी आवश्यक होता है। यानी 4 चीज़ों का क्या होता है, आवश्यकता होता है। पहला चीज़ सूर्य का प्रकाश, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा क्या कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा क्या हो जाएगा आपका जल हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटनाएं क्या घटती है। प्रकाश संश्लेषण होगा तो घटनाएं क्या क्या हो सकती है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। कहता है कि सबसे पहले हरे पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश द्वारा ऊर्जा अवशोषित करता है। सबसे प्रथम काम क्या होगा कि सबसे पहले हरे पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश द्वारा ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। और दूसरा पॉइंट हम लोग क्या हो जाएगा, इस ऊर्जा का उपयोग जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित करने के लिए किया जाता है। क्या, इस ऊर्जा का उपयोग जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित यानी तोड़ने के लिए किया जाता है। और तीसरा पॉइंट हम लोग क्या जान सकते हैं कि फिर वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से होती है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ये 3 प्रक्रियाएं यहाँ पर देखी जाती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अब देखिए, अब हम लोग इसका नेक्स्ट कोशिश करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को निम्नलिखित कारक प्रभावित कर सकते हैं यानी करते हैं। पहला क्या हो सकता है हम लोग का प्रकाश, क्या हो सकता है प्रकाश। तो क्या बोलेंगे, अधिक प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया तीव्र होती है। जब प्रकाश की अधिक प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होती है, तीव्र गति से होती है। अब दूसरा पॉइंट हम लोगों को क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट हम लोगों का हो सकता है तापमान। क्या हो सकता है जी, तापक्रम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तापक्रम की वृद्धि से प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। जब तापक्रम वृद्धि से प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और तीसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं कि जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होना क्या है, आवश्यक है। अब दिक्कत क्या कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कब होगा, जल तथा क्या होगा जी, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही संभव है। अब देखिए, अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा में पोषण जो होता है किस प्रकार से होता है, तो क्या कहेंगे, अमीबा भी मनुष्य की तरह पोषण प्राप्त करता है। अमीबा भी क्या करता है, मनुष्य की तरह ही पोषण प्राप्त करता है और शरीर के अंदर पाचन करता है। शरीर के अंदर क्या करता है, पाचन करता है। देखिए, अमीबा में पोषण निम्न प्रकार से होता है। अमीबा में पोषण क्या करेंगे, निम्न प्रकार से होता है। तो सबसे प्रथम क्या प्रकार हो जाएगा, अंतर्ग्रहण।
सबसे प्रथम जो प्रकार क्या हो जाएगा जी, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण करना कहता है कि आप क्या कर सकते हैं कि भोजन की उपस्थिति में अमीबा कूटपाद यानी भोजन को दिखता है तो उसको घेरने की कोशिश करता है, अपने कूटपाद की सहायता से भोजन को घेरने की कोशिश करता है। ठीक है, कूटपाद का बनाना जो भोजन के कणों को अपने शरीर के अंदर ले जाती है। क्लियर है। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसमें क्या देखा जाता है, पाचन। क्या कहता है, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। अब देखिए हम लोग तीसरा पॉइंट क्या पढ़ सकते हैं, अवशोषण। अवशोषण में क्या पढ़ेंगे, पचा हुआ भोजन अमीबा की कोशिकाओं में विसरण द्वारा क्या होती है, अवशोषित हो जाता है। और देखिए चौथा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण ऐसे लिखा है हम लोगों का, स्वांगीकरण। अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्व का कोशिकीय श्वसन के लिए उपभोग होना। अब देखिए बहिक्षेपण। तो बहिक्षेपण में देखिए क्या हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि बिना पचा हुआ पदार्थ कोशिका की सतह से बाहर फेंक दिया जाता है। इतनी सारी प्रक्रियाएं जो क्या होती है अमीबा के अंदर होती है। अब हम लोग पढ़ना क्या चाहेंगे, हम लोग पढ़ना चाहेंगे पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है। पैरामीशियम में पोषण किस प्रकार से होता है, तो क्या कहेंगे, पैरामीशियम एक कोशिक जीव है जी। तो आपका पैरामीशियम आपका क्या है, एक कोशिक पैरामीशियम क्या है, एक कोशिक जीव है। ठीक है, इसकी कोशिका की आकृति निश्चित होती है। इसकी जो कोशिका की आकृति क्या होती है, निश्चित होती है तथा भोजन एक विशेष स्थान से कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। इसमें एक विशेष स्थान होता है जिसके माध्यम से क्या होता है, भोजन का ग्रहण किया जाता है, यानी उसी के माध्यम से भोजन अंदर जाता है। पैरामीशियम की सतह पर बालों जैसी रचना होती है जिन्हें पक्षाभ्य कहते हैं, जिनकी सहायता से भोजन पैरामीशियम के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है। अगर पैरामीशियम की आकृति हम लोग जानना चाहेंगे तो कैसा होता है, चप्पल के आकार का। कैसा होगा जी, आपका पैरामीशियम की आकृति जो होगी कुछ इस प्रकार, मतलब चप्पल हम लोग पहनते हैं ना, तो चप्पल की आकृति, जो चप्पल हम लोग हवाई चप्पल जो पहनते हैं उसी आकार की क्या होती है, पैरामीशियम की आकृति होती है। इस पर क्या होते हैं, बाल होते हैं। क्या होते हैं जी, पूरा इसका जो बात क्या होती है, इसमें बाल पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जी अपर्ण है मानव में, क्या हम लोग मानव में पोषण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो मानव में पोषण कहता है कि मानव शरीर में पोषण प्रक्रिया को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहले हम लोग क्या हम कह सकते हैं, अंतर्ग्रहण। पहले भोजन ग्रहण करेंगे तो क्या कहता है, भोजन को मुंह में लेना। अंतर्ग्रहण में क्या आएगा, भोजन को मुंह में लेना। दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या कह सकते हैं कि पाचन में क्या होगा, भोजन का पाचन करना। और हम लोग क्या कहेंगे, अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषक पोषक तत्वों में रूपांतरण और उनका अवशोषण होना। किस में आएगा जी, अवशोषण में। इसमें भी क्या दिया, इसमें भी दे रखा है स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण में क्या हम लोग बता पाएंगे कि अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्वों को प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना, ये स्वांगीकरण का कार्य होता है। अब देखिए जी बहिक्षेपण में क्या कहेंगे, बहिक्षेपण हम लोग का इस प्रकार से लिखा है, बही क्या हो जाएगा आपका, बहिक्षेपण में हम लोग क्या इसके बारे में जानकारी रख सकते हैं कि आवश्यक तत्वों के अवशोषण के पश्चात शेष बचे अपशिष्ट का शरीर से बाहर निकालना किसके अंतर्गत आता है जी, बहिक्षेपण के अंतर्गत आता है।
अब देखिए जी, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो क्या मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया, सर्वप्रथम हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, मुख्य गुहा के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो क्या कहेंगे इसमें कि मुख गुहा में भोजन आने के पश्चात ही दांतों द्वारा पीसा जाता है। मुंह में उपस्थित लार ग्रंथियों से लार जीभ की मदद से भोजन में अच्छे से मिला दिए जाते हैं। अच्छा, इस पॉइंट को एक बार और जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे, मुंह में उपस्थित लार ग्रंथियों से लार जीभ की मदद से भोजन में अच्छे से क्या होता है, मिला दिए जाते हैं। लार ग्रंथियों से स्रावित लार रस या लार में उपस्थित एमिलेस एंजाइम स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। जब देखिएगा कभी आप रोटी खाते होंगे तो उसको ज़्यादा समय तक चबाएंगे तो क्या हो जाता है, वो मीठा लगने लग जाता है। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रसिका में क्या होगा, इसके पश्चात हमारे मुंह से आमाशय तक एक भोजन नली होती है। ग्रसिका में हम लोग क्या जानने की कोशिश करेंगे, ग्रसिका में क्या पाया जाता है। तो इसके पश्चात हमारे मुंह से आमाशय तक एक भोजन नली होती है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्रसिका। क्या कहेंगे जी, ग्रसिका कहते हैं। इसमें होने कर्माकुंचन क्रमाकुंचन गति से भोजन आमाशय तक पहुंचता है। क्रमाकुंचन कहने का मतलब क्रमाकुंचन कहने का मतलब होता है जो नली जो होता है ना, फैलता सिकुड़ता है। ठीक है। अब देखिए क्या होता, इस पॉइंट को एक बार और देख लेते हैं। कहते हैं क्या इसमें कि ग्रसिका, इसके पश्चात हमारे मुख से आमाशय तक एक भोजन नली होती है जिसे ग्रसिका कहते हैं। इसमें होने वाली क्रमाकुंचन गति से भोजन आमाशय तक क्या होता है, पहुंच जाता है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, या कहते हैं कि आमाशय में पाचन भी होता है। क्या कहेंगे, मनुष्य का आमाशय भी एक ग्रंथि है। मनुष्य का जो आमाशय होता है वो भी क्या एक ग्रंथि ही है, जो जठर रस या आमाशयिक रस का स्राव, आमाशय कैसे लिखाएगा जी, आमाशयिक रस का स्राव करता है। यह जठर रस पेप्सिन जैसे पाचक रस या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा आदि का मिश्रण होता है। ठीक है। अब देखिए आमाशय में होने वाली क्रियाएं क्या होती है, आमाशय में क्या क्या क्रियाएं हो सकती हैं। तो जठर रस के बारे में थोड़ा जानकारी रखते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान करना, जठर रस का काम क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अम्लीय माध्यम तैयार करना, इसका काम है जठर रस का। अब भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन कराना। एक और काम है श्लेष्मा द्वारा आमाशय के आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा करना। इसके नेक्स्ट क्षुद्रांत में पाचन, क्या हम लोग जानने की कोशिश करें, क्षुद्रांत में पाचन। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। क्षुद्रांत क्या है जी, क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। यह क्षुद्रांत यकृत तथा अग्नाशय से स्रावित होने वाले श्रावण प्राप्त करती है। इस पॉइंट के ऊपर और हम लोग क्लियर कर लेते हैं, जिसमें क्या कहेंगे, क्षुद्रांत में पाचन के बारे में हम लोग पढ़ना चाहते हैं। तो क्या क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है, क्लियर है। यह क्षुद्रांत यकृत अथवा
तथा अग्नाशय से स्रावित होने वाले श्रवण प्राप्त करती है। अब इसके बाद 5वां पॉइंट हम लोग क्या जानने की कोशिश करेंगे कि यकृत के बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं। तो यकृत में क्या हो जाएगा, यकृत को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। तो देखिए यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि अगर क्वेश्चन पूछ दे तो क्या बताएंगे, यकृत बताएंगे। यकृत से पित्ताशय रस पित्त रस स्रावित होता है, जिसमें पित्त लवण होता है। पित्त क्या होता है, लवण होता है। और यह भोजन में उपस्थित वसा का क्या करता है, पाचन भी करता है। और पित्त रस का कार्य क्या होता है, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि पित्त रस का कार्य क्या होता है। तो क्या कहेंगे, अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। इसका काम क्या है, जो आएगा अम्लीय भोजन क्या बनेगा, उसको क्षारीय बनाएगा, यानी उसकी बैलेंस को संतुलित करेगा। तो एक बार और इस पॉइंट को देख लेते हैं। कहता है कि अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। वो आएगा अम्लीय बन के क्या करेगा, उसको ये क्षारीय बना देगा। इसका काम, पित्त रस का काम यही है। अब देखिए जी, अब हम लोग क्या, वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में परिवर्तित कर देता है। वसा की बड़ी गोलिकाएं आएगी, उसको क्या तोड़ फोड़ कर उसको छोटी गोलिकाओं में क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। अब हम लोग क्या आप जानने की कोशिश करते हैं अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय हम लोग कैसे लिखाएगा जी, अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए, तो क्या अग्नाशय भी एक ग्रंथि है। अग्नाशय भी क्या, अग्नाशय भी एक ग्रंथि है। अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम अग्नाशयिक रस बनाते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग, अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम अग्नाशयिक रस बनाते हैं। इसमें उपस्थित एंजाइम भोजन के निम्न पोषक तत्वों को पचाते हैं। अग्नाशयिक रस क्या करते हैं, उपस्थित एंजाइम भोजन के निम्न तत्वों को पचाते हैं। तो निम्न तत्वों में क्या हम लोग बोल सकते हैं, एमिलेस एंजाइम। एमिलेस कैसे लिखाएगा, एमिलेस एंजाइम। तो क्या, यह स्टार्च का पाचन कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। एमिलेस एंजाइम का काम क्या है, स्टार्च का पाचन कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। अब हम लोग क्या किसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम क्या है। ट्रिप्सिन कैसे लिखाएगा जी, ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ये क्या है जी, यह प्रोटीन का पाचन कर पेप्टोस में करता है। यह प्रोटीन का पाचन कर उसमें किसमें बदल देता है, तो पेप्टोस में बदल देता है। और उसके बाद जो अंतिम पॉइंट हम लोग क्या है, लाइपेज एंजाइम। क्या, लाइपेज एंजाइम। तो वसा का पाचन वसा अम्ल में करता है। वसा का पाचन वसा अम्ल में कौन करता है, तो लाइपेज एंजाइम करता है। अब देखिए, अब हम लोग जानकारी इकट्ठा करते किसके बारे में, दीर्घरोम। दीर्घरोम क्या होता है जी, मनुष्य के छोटी आंत यानी उसी को बोलते हैं क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे उभार पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहेंगे, जिन्हें हम लोग दीर्घरोम कहते हैं। अब थोड़ा देखते हैं हम लोग दीर्घरोम का कार्य क्या होता है। तो दीर्घरोम का कार्य क्या होता है जी, तो ये अवशोषण के लिए सतही क्षेत्र बढ़ा देता है। ये क्या करता है, कुछ पदार्थ से किसी चीज़ को उससे निकालना है, यानी उसका अवशोषण करना है ना, तो उसका सतही क्षेत्र उसका बढ़ा देगा, यानी जितना उसे निकाल सकते हैं, निकालने में क्या करेगा, मदद करेगा।
तो कहता है यहाँ पर क्या कि ये अवशोषण के लिए सतही क्षेत्र पर क्या करता है, बढ़ा देता है। कौन, तो दीर्घरुम का कार्य यही है। और एक और इसका कार्य क्या है, ये जल तथा भोजन को अवशोषित कर कोशिकाओं तक पहुँचाते हैं। इनका एक और महत्वपूर्ण कार्य है कि ये जल तथा भोजन को अवशोषित करके यानी उसको खींच के रखे क्या करते हैं, कोशिकाओं तक पहुँचा देते हैं। ये हम लोगों का दीर्घरुम का कार्य होता है। और इसके नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, इसके नेक्स्ट हम लोग श्वसन के बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो श्वसन के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, भोजन परिक्रम के दौरान यानी भोजन करने के बाद भोजन परिक्रम के दौरान हम जो खाद्य सामग्री ग्रहण करते हैं, इन खाद्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। हमने जो खाना खाया उससे ऊर्जा कब बनेगा, जब हम लोग श्वसन की प्रक्रिया करेंगे तभी क्या उससे ऊर्जा निकल पाएगी। ठीक है, प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कोशिकाओं में होता है। जो उससे ऊर्जा निकलती है उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो उसका उपयोग कोशिकाओं में हो जाता है। अब कोशिकीय श्वसन के बारे में थोड़ा हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। कोशिकीय श्वसन क्या होता है, तो क्या कहेंगे जी, इसमें ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इस पॉइंट को एक प्रॉब्लम सुनने की कोशिश करेंगे। तो क्या कोशिकीय उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को श्वसन कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यानी क्या हो जाएगा, ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कोशिकाओं में क्या होगा, भोजन के विखंडन या उसको तोड़ा जाएगा। कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को क्या कहेंगे, कोशिकीय श्वसन कहेंगे। यानी कोशिकाएं उसको विखंडित यानी उसको तोड़ देगी। अब देखिए जी, हम लोग का पॉइंट एक हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रियाएं हो जाती हैं। तो कुछ जीव जैसे ईस्ट, कुछ जीव में क्या हो आएगा, हम लोग का ईस्ट आएगा। ईस्ट कौन क्रिया करता है जी, किण्वन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ईस्ट कौन विधि से ऊर्जा प्राप्त करता है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है। क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग क्या देखिए, थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, अवायवीय श्वसन कहेंगे। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति का मतलब होता है उसको हम लोग अवायवीय श्वसन कह सकते हैं। यानी इसको परिभाषा में क्या बोल सकते हैं, तो यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, अवायवीय, यानी हवा की जरूरत नहीं है, अवायवीय श्वसन है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का अभाव। देखिए इसमें कहता है क्या कि देखिए इसके नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ऑक्सीजन का अभाव में क्या होगा, अत्यधिक व्यायाम के दौरान, यानी अत्यधिक कोई परिश्रम वाला काम करते हैं, अत्यधिक व्यायाम के दौरान अथवा अत्यधिक शारीरिक परिश्रम के दौरान हमारे शरीर की पेशियों में ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, अभाव होता है। इस स्थिति में ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में क्या हो जाता है, विघटित होकर ऊर्जा प्रदान करता है ना। अब देखिए इसके बाद क्या हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी क्या होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो यह प्रक्रिया हमारी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बताएंगे, यह प्रक्रिया हमारी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। देखिए जी, यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे हम इसे वायवीय श्वसन कहेंगे। यानी जो हवा की उपस्थिति ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए क्या बोलेंगे, वायवीय श्वसन हम लोग बोल सकते हैं। देखिए वायवीय श्वसन के बारे में थोड़ा हम इसको जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं।
और अवायवीय श्वसन के बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो इसमें क्या बताएंगे, श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए थोड़ा हम लोग अंतर समझ लेते हैं कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या क्या अंतर हो सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं जी, एक साइड हम लोग क्या वायवीय श्वसन क्या बना सकते हैं, दूसरा साइड क्या बना सकते हैं, हमें अवायवीय श्वसन का चार्ट बना सकते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या कि इसमें 3 कार्बन अणु वाला एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन में क्या होता है, तो इसमें 3 कार्बन अणु वाला एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब अवायवीय में आप क्या बता सकते हैं कि इसमें दो कार्बन अणु वाला एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होता है। आपका एटीपी इस प्रकार से लिखा जाएगा, एटीपी। ठीक है। और इसमें दूसरा पॉइंट इसमें क्या पढ़ सकते हैं, वायवीय श्वसन में क्या, तो यह प्रक्रम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी वायवीय श्वसन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये जो वायवीय श्वसन के बारे में, अवायवीय श्वसन के बारे में क्या जानकारी इकट्ठा करेंगे, यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कैसे लिखाएगा जी, कोशिका और आपका द्रव्य इस प्रकार से लिखाएगा। क्लियर है। तो इस पॉइंट के एक बार और हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी वायवीय श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और वायवीय श्वसन कहाँ होता है, तो कोशिकीय द्रव्य में होता है। और तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या जानने की कोशिश करते हैं, तो ये सभी उच्च वर्गीय जीवों में होता है। वायवीय श्वसन कहाँ होता है, ये सभी उच्च वर्गीय जीवों में पाया जाता है। और देखिए जी, अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, यह निम्न वर्गीय जीव जैसे किसमें, ईस्ट में होता है। और चौथा पॉइंट हम जानने की कोशिश क्या करेंगे कि इस प्रकार की श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। क्या होता है जी, इस प्रकार की श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की क्या होगी, उपस्थिति में होगा। वायवीय श्वसन क्या होगा, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होगा। और देखिए अवायवीय श्वसन के बारे में हम लोग क्या जानने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार की श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। बात क्लियर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल जाता है। और पांचवा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं इसके बारे में कि इस प्रकार की श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्लियर है। और जो अवायवीय श्वसन में देखते हैं क्या होगा, तो इस प्रकार की श्वसन क्रिया, इसमें ऊर्जा के साथ क्या, अवायवीय श्वसन में क्या पढ़ेंगे, तो इसमें ऊर्जा के साथ एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। ठीक है। अवायवीय श्वसन में क्या होगा, तो इसमें ऊर्जा के साथ एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा, यानी उससे निकलेगा। ठीक है। इसके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग क्या जानने की कोशिश करेंगे कि श्वसन क्रिया और सांस लेने में क्या अंतर है। श्वसन क्रिया और सांस लेने में क्या अंतर है, तो एक साइड क्या करेंगे, श्वसन क्रिया के लिए पाई चार्ट बना लेंगे, और क्या दूसरे बगल क्या, श्वसन सांस लेने के लिए बना देंगे। तो क्या इसके लिए पॉइंट, श्वसन क्रिया के लिए पॉइंट 1 में हम लोग क्या जानने की कोशिश कर सकते हैं कि यह एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पाचन खाद्यों का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन क्रिया में क्या होगा, तो एक जटिल प्रक्रिया है, जैव प्रक्रिया है जिसमें पाचित खाद्यों का ऑक्सीकरण होता है। और श्वास लेना में क्या जानकारी इकट्ठा करेंगे कि ऑक्सीजन लेने तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया को श्वास लेना कहते हैं। और देखिए इसमें दूसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, श्वसन क्रिया में यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। श्वास क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और देखिए सांस लेना जो कहाँ होता है, यह प्रक्रिया फेफड़ा में होती है। क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट हम जानने की कोशिश क्या करेंगे, इस प्रक्रिया से ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन क्रिया से क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है।
और देखिए सांस लेना में क्या होगा, इससे ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। क्लियर है कि उम्मीद करते हैं कि आप श्वसन क्रिया तथा सांस लेना में अंतर आप लोग समझ गए होंगे। और इसके नेक्स्ट हम लोग क्या जानकारी इकट्ठा करने चाहते हैं कि मानव श्वसन तंत्र में क्या क्या आएगा जी। मानव श्वसन तंत्र को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। निम्न भागों में बांटा जा सकता है, देखिए जी। तो पहला क्या हो जाएगा, नासा द्वार। तो मानव श्वसन तंत्र नासा द्वार से आरंभ होता है। नासा द्वार क्या होगा, तो मानव श्वसन तंत्र नासा द्वार से आरंभ होता है तथा नासा द्वार से वायु नासा गुहा में क्या करता है, प्रवेश करती है। वायु में उपस्थित धूल कण नासा द्वार में उपस्थित श्लेष्मा द्वारा रोक लिए जाते हैं। श्लेष्मा का कार्य क्या है कि धूल कणों को रोकना। अब देखिए स्वर तंत्र, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इससे लैरिंग्स या कंठ भी कहते हैं। स्वर तंत्र को लैरिंग्स या कंठ भी कहते हैं। इसमें उपस्थित एपिग्लोटिस नाम एक उपास्थि भोजन को श्वास नली में जाने से क्या करती है, रोकती है। इस पॉइंट को एक बार और क्लियर करते हैं। तो क्या स्वर तंत्र कैसे लिखाएगा, थोड़ा देख लेते हैं। स्वर तंत्र, ठीक है। इसमें लैरिंग्स या कंठ भी कहते हैं। इसमें उपस्थित लेपिग्लोटिस नामक एक उपास्थि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। यानी एक प्रकार का ढक्कन पाया जाता है, जो घंटा होता है ना, उसी प्रकार का। ठीक, घंटा जो घंटी बजाते हैं। तो क्या कहता है कि इसमें उपस्थित एपिग्लोटिस नामक एक उपास्थि भोजन को, जो हम लोग खाना ग्रहण करते हैं, उसको करता है सांस नली में जाने से रोकता है। ठीक है। और देखिए, और हम लोग क्या श्वसन नली के बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो क्या होगा जी, श्वसन नली क्या बताएंगे, यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी एक क्या है, नली है। कितना सेंटीमीटर जी, तो 12 सेंटीमीटर लंबी क्या है, एक नली है, जो वायु को स्वर तंत्र से श्वसन नली तक ले जाती है। इस पॉइंट को एक बार और क्लियर करते हैं। तो क्या कहेंगे, श्वसन नली यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी एक नली है, जो वायु को स्वर तंत्र से श्वसन नली तक ले जाती है। और हम लोग का एक पॉइंट क्या हो जाएगा, श्वसनी क्या होता है। तो श्वसन नली आगे जाकर 2 शाखाओं में बट जाता है। श्वसन नली के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, श्वसन नली आगे जाकर 2 शाखाओं में बट जाती है, जिन्हें श्वसनी कहते हैं। श्वसनी से होकर वायु फेफड़ा तक पहुंचता है। क्या होगा जी, श्वसनी से होकर वायु कहाँ तक पहुंचता है, तो फेफड़ा तक पहुंचता है। उसके बाद पॉइंट हम लोग क्या है, फुफ्फुस। क्या जी, तो हम लोगों का है फुफ्फुस। थोड़ा फुफ्फुस के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो फुफ्फुस क्या होगा जी, प्रत्येक सनसनी अपनी तरफ से फेफड़ा में खुलती है। क्या फुफ्फुस क्या कहेंगे, प्रत्येक सनसनी अपनी तरफ से फेफड़े में खुलती है। फेफड़ों में प्रवेश करने के पश्चात श्वसनी अनेक शाखाओं में बट जाती है। इन शाखाओं के शीर्ष पर छोटे छोटे गुब्बारों जैसे संरचनाएं होती है, जिन्हें वायु कुपिका कहते हैं। इन कुपिकाओं के चारों तरफ रक्त वाहिकाएं होती है। इन रक्त कोशिकाओं में उपस्थित रक्त वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। वायु से क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा श्वसन अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को वायु में छोड़ देता है। यही इसका काम है। अब देखिए जी,
कठिन व्यायाम के समय श्वसन दर बढ़ जाती है। क्या होगा? जब हम लोग कठिन व्यायाम करते हैं तो हम लोग का श्वसन दर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसके बाद हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो क्या कठिन व्यायाम से अधिक मात्रा में ऊर्जा खपत होती है? क्या कठिन व्यायाम से अधिक मात्रा में ऊर्जा की खपत होती है, जिससे कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है और अधिक मात्रा में CO2 निकलती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए श्वास की दर अधिक हो जाती है। क्लियर है? अब हम लोग क्या करना है? मनुष्य में परिवहन। क्या? मनुष्यों में परिवहन। मनुष्य में परिवहन कैसे होता है? तो रक्त नलिकाएं होती है। क्या होती है जी? रक्त क्या होगा? नलिकाएं। रक्त नलिकाएं पाई जाती है। देखिए रक्त नलिकाएं में क्या देखेंगे? हमारे शरीर में परिवहन के कार्य को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की रक्त नलिकाएं होती है। ये 3 प्रकार की पाई जाती है। क्लियर है? अब देखिए फिर इस पॉइंट थोड़ा बहुत क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हमारे शरीर में परिवहन के लिए, परिवहन करने का मतलब होता है कि हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या पदार्थों को पहुंचाना। तो क्या होगा? हमारे शरीर में परिवहन के कार्य को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है। रक्त नलिकाएं होती है। ये 3 प्रकार की होती है। पहला का नाम हम लोग क्या कह सकते हैं? धमनी। क्या कह सकते हैं? तो धमनी कह सकते हैं। तो धमनी हो जाएगा। धमनी के बारे में तो जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो क्या होगा? वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से, रक्त क्या करता है? हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाती है। धमनी का काम क्या है कि वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाती है, धमनी कहलाती है। जैसे महाधमनी, फुफ्फुस, महाधमनी या फुफ्फुस धमनी आदि। अब हम लोग क्या कहेंगे? सीरा के बारे में क्या पढ़ते हैं? ये रक्त नलिकाएं हैं। क्या सीरा भी आएगा? तो सीरा के बारे में क्या कहेंगे? वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को शरीर के अन्य अंगों से, इसका काम क्या है कि वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को शरीर के अंगों से हृदय तक ले जाती हैं। शरीर के अंग में जो अंगों तक जो रक्त था उसे करेगा हृदय में भेजेगा। जो शरीर में फैला हुआ था क्या रक्त, उसको क्या करेगा? हृदय की ओर भेजेगा। अन्य अंगों से हृदय की तक ले जाती है, यानी ले आती है, सीरा कहलाती है। जैसे महासीरा, फुफ्फुस सीरा। अब देखिए कोशिकाएं के बारे में हम लोग जानकारी क्या इकट्ठा करेंगे? वे रक्त नलिकाएं जो धमनियों और शिराओं को आपस में जोड़ती है कोशिकाएं कहलाती है। क्या होगा? केशिकाएं कैसे लिखेंगे जी? केशिकाएं। क्या होगा? केशिकाएं हो जाएगा। तो इसके बारे में जानकारी हम लोग क्या इकट्ठा कर सकते हैं कि वे रक्त नलिकाएं जो धमनियों और शिराओं को आपस में जोड़ती है केशिकाएं कहलाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग धमनी और शिरा में अंतर समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तरफ क्या हो जाएगा? धमनी, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? शिरा। तो क्या कहेंगे जी? हृदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने वाले रक्त नलिका को धमनी कहते हैं। फिर से इस पॉइंट को सुनिएगा। क्या? हृदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने वाले रक्त नलिका को धमनी कहते हैं। अब शिरा के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो शरीर के अन्य भागों से रक्त को हृदय तक लाने वाले रक्त नलिका को क्या कहेंगे? शिरा कहते हैं। और दूसरा पॉइंट धमनी में क्या पढ़ेंगे? शिरा की तुलना में धमनी की मोटाई पतली होती है। क्या कहेंगे? शिरा की तुलना में धमनी की मोटाई क्या होती है? पतली होती है। ठीक है।
अब क्या कहेंगे कि शिराओं की मोटाई अधिक होती है। शिरा क्या होता है, मोटी होती है, और धमनी क्या होती है, पतली। और तीसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ सकते हैं धमनी के बारे में, कि इसकी आंतरिक गोलाई क्रम होती है, इसकी आंतरिक गोलाई क्रम होती है। और शिरा में क्या कहेंगे, इसकी आंतरिक गोलाई अधिक होती है। धमनी की आंतरिक गोलाई कम होता है और शिरा का आंतरिक गोलाई क्या होता है, ज़्यादा होता है। और देखिए इसमें रक्त दाब उच्च होता है। किसमें जी, धमनी में रक्त दाब उच्च होता है, शिरा में क्या कहेंगे, इसमें रक्त दाब कम होता है। अब पांचवा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ सकते हैं कि हाँ जी, सामान्य इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है। धमनी में क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है। और देखिए सामान्य शिराओं में क्या होगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 रक्त प्रवाहित होता है। यही क्या है, दोनों में अंतर है। अब देखिए जी, रक्त कोशिकाएं के बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा करते हैं। रक्त कोशिकाएं तो क्या होगा जी, हमारे रक्त में 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती है। हमारे रक्त में 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती है। एक का नाम है श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल कह सकते हैं। एक का नाम है आपका लाल रक्त कोशिका यानी RBC इसको कह सकते हैं, रेड ब्लड सेल। और इसका नाम क्या है, प्लेटलेट्स। एक का नाम था श्वेत रक्त कोशिका, दूसरा का नाम था लाल रक्त कोशिका, तीसरा का नाम है प्लेटलेट्स। देखिए जी, श्वेत रक्त कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं और लाल रक्त कोशिका के बारे में पढ़ लेते हैं, और उसके बाद प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो क्या हमारे शरीर में बाहरी तत्व या संक्रमण से लड़ती है। कौन, श्वेत रक्त कोशिका का काम क्या है कि यह हमारे शरीर में बाहरी तत्व या संक्रमण से लड़ती है। कौन, तो श्वेत रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। कौन, तो लाल रक्त कोशिकाएं क्या करती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। कौन, लाल रक्त कोशिका। प्लेटलेट्स क्या होता है जी, यह चोट लगे स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लसिका के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो लसिका हम लोग क्या होता है, कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा क्या होगा, छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के आंतरिक कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। ये प्लाज्मा की तरह एक रंगीन तरल पदार्थ है जिसे लसिका कहते हैं। इसे तरल ऊतक भी कहते हैं। देखिए लसिका के कार्य हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लसिका का कार्य क्या होगा, यह दूसरे ऊतक तक प्रोटीन तथा अन्य भोजन पदार्थ ले जाता है। लसिका का काम यही है। दूसरा काम इसका क्या है कि यह पाचन क्रिया में वसा का संवहन करता है। और इसका तीसरा काम क्या है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता करता है। और इसका चौथा काम क्या है जी, यह ऊतकों से अपचित प्रोटीन रुधिर तक ले जाता है। यह ऊतकों से अपचित प्रोटीन रुधिर तक ले जाता है। अब क्या करेंगे जी, अब हम लोग थोड़ा मानव हृदय की संरचना तथा कार्यविधि के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो क्या मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपर के 2 कोष्ठ को अलिंद तथा नीचे के 2 कोष्ठ को निलय कहते हैं। और देखिए क्या मानव हृदय पंप की भांति कार्य करता है। मानव का हृदय जो क्या होता है, पंप की भांति कार्य करता है। हृदय की प्रक्रिया निम्न प्रकार से समझी जा सकती है। तो निम्न क्रिया क्या है,
पॉइंट 1 में हम लोग क्या कह सकते हैं कि शरीर के विभिन्न भागों से श्वसन प्रक्रिया के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त महाशिरा में पहुंचता है। फिर से इस पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि शरीर के विभिन्न भागों से श्वसन प्रक्रिया के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए तो क्या इस पॉइंट के बराबर देखते हैं तो क्या होगा इसमें, शरीर के विभिन्न अंगों से यानी विभिन्न भागों से श्वसन प्रक्रिया के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त महाशिरा में, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त महाशिरा में पहुंच जाता है। दूसरा काम क्या कहेंगे, महाशिरा से दायां अलिंद अशुद्ध रक्त को प्राप्त करता है। महाशिरा से दायां अलिंद अशुद्ध रक्त को प्राप्त करता है, यानी दायां अलिंद को कौन सा रक्त मिलता है तो अशुद्ध रक्त मिलता है। कौन देता है तो महाशिरा देता है, जिससे वह दायां नीलय में भेज देता है। क्या कहता है कि दायां नीलय अशुद्ध रक्त को प्राप्त करता है, जिससे वह दायां नीलय में भेज देता है। देखिए मिलता है दायां आलिंद को महाशिरा अशुद्ध रक्त देता है। उस अशुद्ध रक्त को दायां आलिंद कहाँ भेज देता है जी तो दायां नीलय में भेज देता है। अब देखिए दायां नीलय पंपिंग के द्वारा इस रक्त को फुफ्फुस धमनी में भेजता है। दायां नीलय पंपिंग के द्वारा इस रक्त को फुफ्फुस धमनी में भेजता है। और एक पॉइंट क्या पढ़ेंगे जी, चौथा पॉइंट में क्या हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रक्त फेफड़े में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देते हैं। क्या होगा, फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रक्त फेफड़े में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देते हैं तथा ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं। देखिए लेके जाता है क्या, फुफ्फुस धमनी लेके जाता है अशुद्ध रक्त को, फेफड़े में ले जाता है और छोड़ देता है, और वहाँ से क्या करता है जगह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ देता है तथा ऑक्सीजन ग्रहण करके वहाँ से लेके आ जाता है। और पांचवा पॉइंट हम लोग क्या जानने की कोशिश करेंगे, यह ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बायां आलिंद में पहुंच जाता है। क्या कहेंगे, यह ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बायां आलिंद में पहुंच जाता है। और छठा पॉइंट क्या हो जाएगा हम लोगों का, बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त बाएं नीलय में जाने के पश्चात यह नीलय के पंपिंग द्वारा महाधमनी में चला जाता है। और एक पॉइंट इसका है, नेक्स्ट क्या है, महाधमनी से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। महाधमनी का काम क्या है कि शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। थोड़ा हम लोग एक पॉइंट हम लोग क्या है कि दोहरा परिसंचरण के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो देखिए जी क्या होगा, हमारा हृदय रक्त को हृदय से बाहर भेजने के लिए प्रत्येक चक्र में 2 बार पंप करता है। प्रत्येक चक्र में कई बार ये पंपिंग करता है तो 2 बार करता है। क्या कहेंगे इसको, हमारा हृदय रक्त को हृदय से बाहर भेजने के लिए प्रत्येक चक्र में 2 बार पंप करता है और रक्त 2 बार हृदय में आता है। इसे ही दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अब देखिए रक्तदाब क्या पढ़नी है हम लोग को, रक्तदाब के बारे में क्या जानकारी जानते हैं हम लोग, तो रुधिर वाहिकाओं रक्त के दबाव से जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यानी रुधिर जो बहेगा किसमें, रुधिर वाहिका रक्त के दबाव से जो दबाव लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब के प्रकार, तो रक्तदाब के प्रकार क्या होगा जी, तो प्रकुंचन दाब के क्या होता है, तो
धमनी के अंदर रुधिर का दाब जब नीलय संकुचित होता है तो उसे प्रकुंचन दाब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जी हम लोग पढ़ते हैं कि अनुशीलन दाब क्या है। तो नीलय अनुशीतलन के दौरान धमनी के अंदर जो दाब उत्पन्न हो उसे अनुशीलन दाब कहते हैं। देखिए जी प्रकुंचन कैसे लिखाएगा, तो आपका प्रकुंचन दाब, और आपका क्या है अनुशीलन, अनुशीलन। तो क्या कहेंगे, नीलय अनुशीलन के दौरान धमनी के अंदर जो दाब उत्पन्न होता है उसे अनुशीलन दाब कहते हैं। देखिए जी एक सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होना चाहिए, तो 120 mm पारा से 180 पारा होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या है, रक्त दाब मापने वाला यंत्र को हम लोग क्या कहेंगे, तो बोलेंगे स्फैग्नोमीटर बोलते हैं, स्फैग्नोमोमैनोमीटर कहते हैं। अब देखिए थोड़ा ही बाकी रह गया है, तो क्या मानव में उत्सर्जन, क्या पढ़ना है जी, मानव में उत्सर्जन। तो उत्सर्जन के बारे में, उत्सर्जन तो जानते हैं कैसे लिखाएगा, तो वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वज्र पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाएगा। यानी आपके शरीर के जो हानिकारक पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालना क्या उत्सर्जन कहलाएगा जी। कि उत्सर्जी अंग के नाम में कौन कौन आ जाएगा जी, उत्सर्जी अंग के नाम में आप बता सकते हैं कि उत्सर्जी अंगों का नाम, उत्सर्जन में भाग लेने वाले अंगों को उत्सर्जी अंग कहते हैं। कोई पूछ देगा उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे, उत्सर्जन में भाग लेने वाले अंगों को उत्सर्जी अंग कहते हैं। ये निम्न हैं, एक का नाम वृक्क हो जाएगा, दूसरा का नाम मूत्रवाहिनी, तीसरा का नाम मूत्राशय, और एक क्या हो जाएगा आपका मूत्र मार्ग हो सकता है। अब देखिए जी हम लोग वृक्क के बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो वृक्क क्या है, मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क होते हैं। एक जोड़ी कहने का मतलब कि दूगो, मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क होते हैं जो उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। यानी उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। रीनल धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त इन वृक्क में आता है। क्या होगा जी, रीनल धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त इन वृक्क में आता है। कौन लेके आता है जी अशुद्ध रक्त को, रीनल धमनी। अब देखिए वृक्क में उपस्थित लाखों विकराणु इस रक्त को साफ करते हैं। रक्त को शुद्ध कौन करता है जी, वृक्क में उपस्थित लाखों विकराणु इससे रक्त को साफ करते हैं। और देखिए जी शुद्ध रक्त रीनल शिरा द्वारा, रीनल लिखाएगा आपका रीनल शिरा द्वारा वापस शरीर में भेज दिया जाता है। व्यर्थ पदार्थ मूत्रवाहिनी के रास्ते मूत्राशय में पहुंच जाते हैं। अब देखिए जी हम लोग पढ़ना है मूत्रवाहिनी। तो क्या यह पतली नलिकाएं होती है जो मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाती है। मूत्रवाहिनी का काम क्या है, यह एक पतली नली होती है जो मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाती है। अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे, मूत्राशय। तो वृक्क में मूत्र बनने के बाद यह मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। क्या कहेंगे, वृक्क में मूत्र बनने के बाद यह मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है तथा यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता। यानी मूत्राशय में ही मूत्र क्या होता है, इकट्ठा होता है। इसका कहने का मतलब यह है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मूत्र मार्ग।
तो मूत्र मार्ग क्या है? यह नली समय समय पर मूत्र को शरीर से बाहर निकालने के लिए प्रयोग की जाती है। देखिए वृक्क का कार्य थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है जी? थोड़ा सा और 10 मिनट की बात है। क्या है? वृक्क का कार्य। वृक्क का कार्य क्या होगा? क्रियात्मक इकाई विकराणु है। यह रक्त को छानती है। यह रक्त को क्या करती है? छानती है तथा उसमें उपस्थित खनिज, ग्लूकोज तथा अमीनो अम्ल को वापस रक्त में भेज देती है। इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। ये किसका कार्य है? तो वृक्क का कार्य है। पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन क्या होगा जी? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इस भोजन का निर्माण पौधे में पत्तियों में होता है। पूछेगा भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पौधों में, तो पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में पौधे को जल की आवश्यकता भी होती है। पौधे जल की आपूर्ति भूमि से करते हैं। पौधे में वह ऊतक जो जड़ों द्वारा अवशोषित जल को पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जाइलम कहते हैं। क्या हो जाएगा जी? उसे हम लोग कहेंगे जाइलम। जाइलम कहते हैं। और एक और पॉइंट क्या है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए भी एक ऊतक की आवश्यकता होती है। वह ऊतक पौधों की पत्तियों में संश्लेषित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती, उसे क्या कहते हैं? तो फ्लोएम। क्या कहेंगे जी? फ्लोएम। फ्लोएम या पोषवाहक। पोषवाहक। चलिए अब नेक्स्ट क्या है हम लोगों का? कंप्लीट है, थोड़ा मोड़ा बाकी है। पौधों में उत्सर्जन। पौधों में उत्सर्जन निम्न प्रकार से होता है। पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन गैस पौधे पत्तों में उपस्थित रंध्रों की मदद से वायुमंडल में छोड़ देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया ना होने के कारण पौधे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक व्यर्थ पदार्थ होता है। इसलिए पौधे रात्रि के समय वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधों में अतिरिक्त जल वाष्प के रूप में पत्तियों द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। क्या कहता है? पौधों में अतिरिक्त जल वाष्प के रूप में पत्तियों द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा कि पौधों में भी कुछ व्यर्थ पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं जिसके कारण पौधे द्वारा पुराने पत्ते गिरा दिए जाते हैं। पौधों में उपस्थित जाइलम ऊतक से रेजिन तथा गोंद व्यर्थ पदार्थ के रूप में उत्सर्जित किए जाते हैं। कोई पूछ देगा कि पौधों का उत्सर्जित पदार्थ कौन है, तो क्या बोलेंगे? रेजिन तथा गोंद। क्लियर कर? उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक क्या होगा हम लोग का चैप्टर पूरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया।